Good morning students, welcome back to TSN class 6 science session. So we are at chapter 8 body movements. We are studying notes. So till now we have discussed about movements, muscles, bones, skeleton and joints and different types of joints also. So today we will start with guides of animal. The different patterns of movement of animals due to the difference in their skeletal structure are called guides of animal. यूजुअली एनिमल्स जो मूव करते हैं तो उनमें कुछ अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, सब एक तरीके का मूव नहीं कर सकते. जैसे अर्थवर्म हो गया या फिश हो गई, बर्ड हो गई, काव हो गई, सब अलग अलग तरीके से मूव करते हैं. तो वो जो अलग अलग तरीके से मूवमेंट होता है वो स्केलेटल स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस की वजह से होता है. स्केलेटल स्ट्रक्चर के अलग 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 स्ट्रक्चर्स, अलग अलग पैटर्न्स की वजह से जो मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है एनिमल का, दैट इज कॉल्ड गाइड्स ऑफ एनिमल. द फर्स्ट वन वील स्टडी अबाउट इज अर्थवर्म. द अर्थवर्म डजंट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर. द मेन थिंग इज अर्थवर्म जो है वो छोटा, काफ़ी छोटा ऑर्गेनिज्म है और काफ़ी इट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड. तो जो अर्थवर्म होता है उसका अंदर का स्ट्रक्चर एक्चुअली उसका इंटरनल स्केलेटन होता ही नहीं है. इट डजंट हैव इंटरनल स्केलेटन. द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज़, अगर आप किसी अर्थवर्म को देखेंगे तो आपको ऐसा फील आपको ऊपर से दिख जाएगा कि उसमें कुछ ऐसी रिंग्स होती हैं, बहुत सारी रिंग्स. ऐसा लगता है रिंग्स को जोड़कर ही एक पूरा अर्थवर्म बना है. The body is made up of many rings joined end to end and muscles attached to these rings helps to extend and shorten the body. जो बॉडी होती है वो, जैसे मैंने बताया, रिंग से बनी हुई होती है और वो रिंग ऐसा दिखता है कि वो रिंग एक के बाद दूसरे से तीसरे इस तरीके से लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज जॉइंटेड होती हैं. मसल्स अटैच टू दीज रिंग्स हेल्प्स टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी. अब उसके लेग्स नहीं होते हैं, मेनली जो अर्थवर्म होता है हमने देखा है उसके लेग्स नहीं होते हैं. तो वो कैसे मूव कर पाता है? उसके जो रिंग्स है उसके आसपास में कुछ मसल्स होते हैं. तो वो मसल्स एक्चुअली पूरी बॉडी को इस तरीके से मूव करता है वो. तो बॉडी को आगे ले जाना, पीछे लेना, एक्सटेंड शॉर्टन, एक्सटेंड शॉर्टन. एक्सटेंड मतलब खींचना, शॉर्टन मतलब छोटा करना. तो एक्सटेंड शॉर्टन, एक्सटेंड शॉर्टन ये जो करता है ये एक्चुअली में मसल्स करते हैं जो रिंग्स के आसपास प्रेजेंट होते हैं. थर्ड पॉइंट, the skin of earthworm also have a large number of tiny bristles that help in getting a good grip on the ground. अब अगर ग्रिप नहीं होगी तो वो एक्चुअली में मूव ही नहीं कर पाएगा आगे पीछे. तो उसको कोई ग्रिप चाहिए ताकि वो अगर आगे वाला मूव करे तो पीछे वाला स्टेबल रहे, पीछे वाला मूव करे तो आगे वाला स्टेबल रहे. तो उसका एक स्पेसिफिक बॉडी मूवमेंट, एक बॉडी पैटर्न होता है मूव करने का. तो उस वजह से उसको कुछ एक ग्रिप चाहिए ग्राउंड पे. जैसे कि हम चलते हैं तो हमें ग्रिप चाहिए होती है, इसलिए हम स्लिपर्स के नीचे जो सोल होता है उसमें ग्रिप्स होती हैं, उसमें ग्रिप बनी हुई होती है ताकि वो हम फिसले ना. वही सेम चीज़ अर्थवर्म के साथ होती है, तो उसे भी ग्रिप चाहिए. तो उसके लिए कुछ टाइनी ब्रिसल्स, मतलब बहुत छोटे छोटे बाल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं. ब्रिसल्स होता है एक्चुअली, लेकिन वो दिखते हैं ऐसे कि बहुत हल्के हल्के बाल हैं. उनकी वजह से वो स्टिक हो पाता है ग्राउंड पे, उसको ग्रिप अच्छी मिल जाती है. Fourth point, repeated extension and contraction of body muscles enable the earthworm to move through the soil. कैसे मूव करता है? अब हमने ये बात कर ली कैसे उसका स्ट्रक्चर है, क्या है, पर वो मूव कैसे करता है? रिपीटेड एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी मसल्स. एक्सटेंशन मतलब खींचना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब बंद होना. खींचना, वापस से पीछे आना, खींचना, वापस आना. तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. तो बॉडी के कॉन्टिन्यूस बार बार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन की वजह से अर्थवर्म मूव कर पाता है मिट्टी में, सॉइल में. सो अब हमने पढ़ लिया कि अर्थवर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थवर्म मूव कैसे करेगा. नाउ विल टॉक अबाउट स्नेल. स्नेल क्या होता है? स्नेल अगर आपने देखा होगा एक्चुअली तो ऐसा लगता है कि गोल शंख टाइप का कुछ है और उसके अंदर से कुछ ऐसा फिंगर टाइप स्ट्रक्चर, हमारी जैसे फिंगर होती है इस टाइप का स्ट्रक्चर या कुछ ऐसा मसल्स या ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है. दैट इज़ अ स्नेल. स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ देयर मस्कुलर फ्लैट फुट. स्नेल के छोटे छोटे, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं हमने पहले भी रीड किया था, स्नेल्स
मूव विद द हेल्प ऑफ देयर मस्कुलर फ्लैट फीट। जो फ्लैट फीट मतलब बिल्कुल फ्लैट जो उसकी फीट होते हैं और मस्कुलर होते हैं, मसल्स होते हैं, उसमें स्केलेटन नहीं होता। तो इसी वजह से उन दोनों की हेल्प से ही जो फूट की हेल्प से ही वो मूव कर पाता है। दे ग्लाइड अलॉन्ग द सॉइल सरफेस विच इज़ लुब्रिकेटेड विद म्यूकस। अब ये चीज़ देखिए कि अगर अर्थवर्म को उठा के स्नेल को उठा के अगर आप टेबल पे रख देंगे और जब वो चलने लगेगा तो उसके पीछे वो एक चिपचिपा कुछ सब्सटेंस को छोड़ता जाएगा, दैट इज़ हिज और हर म्यूकस। एक्चुअली इट्स म्यूकस, वो स्नेल का म्यूकस है जो कि लुब्रिकेट करता जाता है सरफेस को ताकि वो आगे मूव कर पाए, ताकि वो आगे फिसल सके उस लुब्रिकेशन में। द मोशन इज पावर्ड बाय सक्सीडिंग वेव्स एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर फुट। मूवमेंट अब हमने ये पढ़ लिया कि कैसे उसका मस्कुलर फीट होती है या फुट होते हैं, उस वजह से वो मूव कर पाता है। सॉइल में लुब्रिकेशन होता है, वो लुब्रिकेट मतलब म्यूकस अपना रिलीज़ करता जाता है। पर एक्चुअली में जो मोशन होता है वो होता किस वजह से है? जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो उसकी फुट के मसल्स हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है या उसकी इसी वजह से एक वेव्स बनती हैं। कुछ जिस तरीके से स्नेल मूव करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, उसकी वजह से एक वेव टाइप की बनती है, वेव टाइप की फील होती है और वही जो वेव्स होती हैं उनकी वजह से ही मोशन एक्चुअली में हो पाता है। Now we have talked about earthworm, snail. Now we will be talking about cockroaches. तो पहले आप मुझे बताइए कि रिसेंटली घर में या ऐसे जनरली घर में कभी किचन में या बाथरूम में जब कॉकरोच होते हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले चिल्लाने के अलावा क्या करते हो? सबसे पहले आप उसे मारने की कोशिश करते हो, तो आप अपनी स्लिपर उठाते हो या कुछ ऐसी हार्ड चीज़ उठाते हो और उस पर मारते हो। जब आप मारते हो तो एक कट करके आवाज़ आती है, टक करके, या ऐसे कुछ टूटने की सी आवाज़ आती है कि कुछ टूट रहा है, प्लास्टिक का या कुछ ऐसा टूट रहा है, कुछ छोटी सी प्लेट टूट रही है। तो वो एक्चुअली में किस चीज़ की? वो स्लिपर की आवाज़ नहीं होती है, वो एक्चुअली कॉकरोच के स्केलेटन की आवाज़ होती है। कॉकरोच में जो स्केलेटन होता है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में होता है और ऊपर की साइड होता है, जैसे ही हम उसे मारते हैं वो टूट जाता है। The body of the skeleton is covered with a hard outer skeleton that is made of different units joined together. जैसे कि मैंने बताया जो बॉडी होती है कॉकरोच की वो कैसे बनी होती है? कुछ हार्ड आउटर स्केलेटन होता है, हार्ड होता है और आउटर होता है, इनसाइड नहीं होता, आउटर होता है। आउटर स्केलेटन होता है जो कि काफ़ी सारी यूनिट्स को मिलके, ऐसा नहीं है रिंग्स हो गई या कुछ, मे बी प्लेट्स को मिलके वो स्ट्रक्चर, आउटर स्केलेटन स्ट्रक्चर बनता है। इट हैज़ 3 pairs of legs for walking and 2 pairs of legs attached to the breast for flying. अब उसमें क्या होता है कि 3 pairs of legs, 3 पेयर होते हैं लेग्स के, जो उसके पाँव होते हैं उसमें 3 उसके पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल 6 लेग्स होते हैं for walking and 3 pairs of leg for walking and 2 pairs of legs attached to the breast for flying. 3 तो वॉकिंग के काम आते हैं और जो 2 पेयर्स होते हैं वो एक्चुअली में ब्रेस्ट होती है कॉकरोच की, उस पर जॉइंटेड होता है ताकि वो उड़ सके, क्योंकि वो हल्की इतने अच्छे फ्लायर्स नहीं होते बट स्टिल थोड़ा बहुत वो उड़ते हैं। इस वजह से ही उनको उड़ने के लिए कुछ स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, इस वजह से उनके 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड होते हैं। इट हैज़ डिस्टिंक्ट मसल्स दैट आर यूज्ड फॉर मूवमेंट। उनकी कुछ स्पेसिफिक, अभी थोड़ा सा एडवांस हो गया, जो कॉकरोच है वो हल्का सा एडवांस हो गया स्नेल और अर्थवर्म से, तो उसके डिस्टिंक्ट मसल्स, स्पेसिफिक मसल्स होंगे जो कि मूवमेंट में हेल्प करेंगे। द मसल अटैच टू द लेग हेल्प इन वॉकिंग। जो मसल अटैच होते हैं लेग से वो एक्चुअली वॉकिंग के काम आते हैं, हेल्प करते हैं। द ब्रेस्ट मसल्स अटैच टू द विंग्स हेल्प इन फ्लाइंग ऑल्दो दे आर नॉट गुड फ्लायर्स। जैसे कि मैंने बताया जो ब्रेस्ट के मसल्स होते हैं वो जो लेग से, विंग से जुड़े हुए होते हैं, वो एक्चुअली में उड़ने में हेल्प करते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया वो गुड फ्लायर्स नहीं होते हैं, बहुत अच्छी फ्लाइंग नहीं करते हैं, बट स्टिल थोड़ा बहुत उड़ पाते हैं और उसी की वजह से उन्हें कुछ मसल्स और लेग्स होते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट बर्ड्स। अब बर्ड्स का क्या स्ट्रक्चर है? बर्ड्स एक्चुअली उड़ती हैं, तो ऐसा क्या स्ट्रक्चर है जिस वजह से वो उड़ पाती है?
Birds have a special skeleton and muscle structure that help them to fly. जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम एडवांस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर पा रहे हैं। तो जो बर्ड्स होती है उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन स्ट्रक्चर भी स्पेशल होता है और मसल्स भी स्पेशल होते हैं जो कि उनको उड़ने के काम आते हैं. The forelimbs are modified to become wings and bones inside are hollow to suit flying. जो forelimbs होते हैं, जो उसके आगे के पाँव होते हैं, वो एक्चुअली में विंग्स बन जाते हैं, विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. या जब वो जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से जब बर्ड्स बने तब क्या हुआ कि जो forelimbs थे, आगे के पाँव थे, वो एक्चुअली में विंग्स में कन्वर्ट हो गए. एंड द बोन्स इनसाइड आर hollow to suit flying. अब ये चीज़ है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए फ्लाइंग के लिए कि एक तो स्ट्रेंथ चाहिए, दूसरी चीज़ वो लाइट होना चाहिए. जो भी चीज़ हल्की होगी वही उड़ पाएगी. तो इस वजह से एक मॉडिफिकेशन होता है बोन्स में कि उनकी बोन्स अंदर से हॉलो होती है. हॉलो मतलब खाली होती हैं. उनकी खाली होने की वजह से एक्चुअली में बर्ड का वेट कम होता है और वह ईजीली उड़ पाती हैं. द बोन्स ऑन द हिंड लिम्स आर यूज्ड फॉर पर्चिंग एंड वॉकिंग. जो पीछे के पाँव हैं मतलब हिंड लिम्स, वो एक्चुअली में पाँव में ही पाँव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके बोन्स, जो हिंड लिम्स की बोन्स होती हैं, और यूजुअली वो वॉकिंग के लिए या कूदने के लिए काम आते हैं. द शोल्डर बोन्स एंड बैक बोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट मसल्स टू फ्लाई विच मूव द विंग्स अप एंड डाउन. शोल्डर पे कुछ शोल्डर बोन्स के आसपास या ब्रेस्ट बोन के आसपास कुछ स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स होती है ताकि वो उड़ने के काम आ सके. और बेसिकली वहीं का मेजर काम होता है बर्ड का, क्योंकि उसके शोल्डर और ब्रेस्ट के वहीं से ही विंग्स ऊपर नीचे होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिश. फिश हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट हेल्प देम स्विम एट लीस्ट विथ लीस्ट रेजिस्टेंस. फिश की इस तरीके की बॉडी होती है. ये आगे का फेस होता है, ये बैक होती है. तो इस टाइप की बॉडी होती है ताकि वो पानी को काटते हुए जा सके. तो उसको उस बॉडी को कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी. और वो यूजुअली स्विमिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ये स्ट्रक्चर, जस्ट बिकॉज क्योंकि रेजिस्टेंस जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है. दे यूज टेल फिन्स फॉर स्मॉल जर्क्स थ्रू वाटर एंड अदर फिन्स असिस्ट स्विमिंग. उनकी जो टेल फिन होती है, टेल में जो फिन्स होते हैं वो एक्चुअली छोटे छोटे धक्का लगाने के या जर्क के लिए काम आते हैं पानी में. और जो बाकी के फिन्स होते हैं बचे हुए, वो एक्चुअली स्विमिंग में या डायरेक्शन में काम आते हैं. द टेल फिन इज़ ऑल्सो यूज फॉर चेंजिंग डायरेक्शंस. जैसे कि मैंने बताया, अब ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ आगे आगे मूव कर पाएगी, उसको यूँ भी मुड़ना पड़ेगा, उसको यूँ हर जगह उसको एक अलग अलग डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. और उसके लिए क्या होता है, जो टेल की फिन्स होती हैं वो यूजुअली डायरेक्शन चेंज करने के काम आती हैं. Last but not the least, we will be talking about snakes. Snakes do not have legs for movement, but they use their long backbone along with muscles for movement. Snake के usually कोई legs नहीं होते, ठीक है, मूव करने के लिए. आपने देखा है snake के कोई पाँव नहीं होते, but use their long backbone along with muscles for movement. अब जो उसकी backbone होती है वो ही मेजर काम करती है मूवमेंट में. Backbone helps the snake to move. There are some specific muscles around that backbone which help or promote the movement. Their body curves, second point, their body curves into many loops which gives it a forward push by pushing against the ground. अब बॉडी उसकी कुछ ऐसे बॉडी कर्व्स, जब आप स्नेक को देखोगे तो वो इस तरीके से मूव करता है. कभी स्नेक इस तरीके से मूव नहीं करेगा, अर्थवर्म हमेशा सीधा मूव करेगा, लेकिन जो स्नेक है वो इस तरीके से मूव करेगा, क्योंकि वो जो लूप्स होते हैं, वो जो इस तरीके का कर्व्स होते हैं, वही एक्चुअली में उसको फॉरवर्ड पुश करते हैं. जो पीछे के कर्व्स है वही उसको आगे की साइड धक्का देते हैं. तो इस तरीके से स्नेक क्रॉल कर पाता है. सो वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर टोटली with the book reading, with notes reading, and I have sent you question and answers and fill in the blanks. So you have to complete all this work in your copy. You have to write notes in your copy, and you have to write question and answers and fill in the blanks in your copy. So if you have any problem, any issue with this chapter, please ask me. I hope it is clear now, but still you can ask me any question, contact me, and we'll start new topic from tomorrow. Thank you. Have a nice day.